कल हम लोग पढ़े थे कि साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़े थे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का डोमेन्स पढ़े थे, फिजिक्स का प्रिंसिपल पढ़े थे। ठीक है, तो उसी में हम आपको बतलाए थे कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का वैसे पार्ट है जिसमें हम लोग जो है ना छोटे छोटे जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जो है ना क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब का बात करें तो ये सब का मासेस जो है ना वैरी करते रहता है। तो वैरी के कारण ये जो है ना हम लोग जो है इसको यूनिफिकेशन में नहीं पढ़ते, हम लोग इसको कौन से किस में पढ़ते हैं, डिटक्शनिज्म में पढ़ते हैं। तो बात करें जैसे अगर हम देखें न्यूक्लियस, जैसे एटम जो होते हैं, एटम का जनरली जो साइज हम लोग जानते हैं वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे यूनिवर्स का साइज अगर देखा जाए एवरेज में तो 10 के पावर 26 माना जाता है। और एटम का बात, न्यूक्लियस का बात करें तो न्यूक्लियस में 10 के पावर -14। ठीक है, चलिए, तो ये सब वेरिएशन के कारण जो है ना आपका माइक्रोस्कोपिक को जो है ना हम अलग ही जो है ना एक मॉडर्न फिजिक्स के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर बात कीजिए, आपको मान लीजिए रेंज निकालना, मास ऑफ रेंज निकालना है, मास ऑफ रेंज निकालना है, तो मास ऑफ रेंज निकालने के लिए होगा क्या कि जो आपका मास है उस मास को जो है ना उस मास को एवरेज मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका मास ऑफ रेंज निकलेगा। चलिए, ये तो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो मासेस जो वैरी करते हैं, मास जो वैरी करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो 10 के पावर -30 ये इलेक्ट्रॉन की तरफ है। अगर यूनिवर्स का बात करें तो वो कितना होता है, 10 के पावर 55। तो देखिए ये मास जो है ना वैरी करता है इस फॉर्म में। तो याद ये रखना है कि जो मासेस वैरी करते हैं वो इस तरह से वैरी करते हैं, 10 के पावर 30 से लेकर 10 के पावर 55। ये मास वैरी करेगा। मास वैरी करने के कारण ही जो है ना हम लोग माइक्रोस्कोपी में इसको पढ़ते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग की फंडामेंटल और फोर्सेस क्या है। जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो नेचर में, वो कितने, उनका क्या कार्य है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फंडामेंटल फोर्सेस जो है नेचर में वो जनरली 4 तरह के होते हैं। पहला बात करें तो पहला आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड है आपका विक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में पाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पुश आउट कर दिया, पुल आउट कर दिया, तो वो जनरली फोर्स कहलाता है। फोर्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो वही 4 फंडामेंटल फोर्सेस है जो हमारे नेचर में जनरली लगते हैं। जैसे बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कहता है कि ये ऐसा फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में ये म्यूचुअल लगता है। म्यूचुअल करने में परस्पर लगते रहता है। अगर दो बॉडी जो है ना अगर एक डिस्टेंस पे रहेंगे, एक स्पेसिफिक रीजन में रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो है ना परस्पर अट्रैक्शन होगा। तो जो इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, तो जिस फोर्स के कारण अट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर।
ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। कभी भी रिपल्सिव पे काम, रिपल्सिव तो होता है लेकिन रिपल्सिव पे काम नहीं करता है। याद कीजिएगा ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो अपने सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करता है ना। तो ये सेंट्रल फोर्स है, जब भी रीजन में आएगा तभी ये लगेगा। ठीक है, चलिए याद ये रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला देते हैं G m1m2 by r²। G मतलब मालूम है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 मास ऑफ प्लैनेट जो भी हो, जैसे अगर अर्थ का बात करें तो अर्थ रखेंगे, मास ऑफ m2 का मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए यहां पर याद ये रखना होगा कि जो m1 और m2 जो है दोनों के m1 पे जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स जो है ना m2 भी लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या थर्ड लॉ को अप्लाई करेगा, थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ को अप्लाई कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्शन है उसका रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड में हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिसके कारण जो है ना यहाँ कोई भी रिपल्शन दिखलाई नहीं देगा, अट्रैक्शन दिखलाई देगा। चलिए ये तो हम लोग देख लिए। याद ये रखना है कि आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि बतला ये ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, तो बोलना है कि वीकेस्ट फोर्स है, सबसे एकदम जो है ना वीक फोर्स जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं, और एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स भी है। इसका जो फील्ड पार्टिकल है, फील्ड पार्टिकल क्या होता है, वैसा पार्टिकल जिसके कारण जो है ना ये अकर होता है, हैपनिंग होता है। तो जो फील्ड पार्टिकल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटॉन। ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्स का फील्ड पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन। चलिए अब हम लोग देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स जब बीटा डीके का स्टडी किया जा रहा था, बीटा डीके रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, तो बीटा डीके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जब स्टडी किया जा रहा था तभी जो है ना वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना प्रोड्यूस हुआ। इसमें हुआ क्या कि बीटा डीके में हुआ क्या कि बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ना उससे जो है ना इमिट करता है, निकलता है। बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकलता है। ठीक है, और ये बीटा डीके होता क्यों है, बीटा डीके जो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो होता है होता क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो न्यूट्रॉन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तब ये जो है ना बीटा डीके हैपनिंग होता है। ठीक है, तो याद ये रखना है कि बीटा डीके कब होता है, जब न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स। और जितना भी बीटा पार्टिकल्स होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, वो सबका जो है ना एनर्जी और वेलोसिटी सब क्या होता है, सेम होता है। एनर्जी और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। फिर से हम बतला रहे, वीक न्यूक्लियर फोर्स, बीटा डीके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जो हम लोग स्टडी कर रहे थे तब ये उत्पन्न हुआ था। बीटा डीके इलेक्ट्रॉन, बीटा डीके में होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इमिट करता है, कहां से, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से। तो आखिर बीटा डीके होता क्यों है, तो बीटा डीके इसलिए होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया इसको हम लोग जो है ना बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। इसका एनर्जी और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है।
ठीक है, डिफरेंट नहीं। देखिए हुआ क्या कि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जो बीटा पार्टिकल्स है उसका जो है ना एनर्जी जो है वैरी कर रहा था, तो उसको शो करने के लिए वेरिएशन को शो करेंगे, कभी जो है ना 0 से स्टार्ट हो रहा था, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जा रहा था। जाहिर सी बात है कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसका जो है ना कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा। तो जो पार्टिकल्स थे वो 0 से स्टार्ट हो रहे थे और मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे थे। तो इसी एनर्जी को दिखलाने के लिए जो थे पॉली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक जो है ना पार्टिकल के बारे में बतलाया जिसका नाम क्या था, एंटी न्यूट्रियन, जिसको हम लोग जो है ना V ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एंटी न्यूट्रियन ऐसा पार्टिकल है जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होता है उसी में से AB निकलता है बीटा पार्टिकल के साथ। एंटी न्यूट्रियन बीटा पार्टिकल के साथ वो जो है ना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकलता है। ठीक है, चलिए बात करें हम लोग, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है क्या। पहले सबसे पहले ये तो हम लोग देख लिए कि कैसे बना नहीं बना। वीक न्यूक्लियर फोर्स है क्या, देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स ये है कि याद ये रखना होगा कि अभी हम अब थोड़ा देर पहले बतलाए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 25 गुना जो है ना 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का 1 रेंज है तो इसका जो है ना मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 के पावर 25 वीक न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, चलिए याद ये रखना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में पाए जाते हैं, तो ये जो है ना लेप्टॉन्स और मेसॉन्स, लेप्टॉन्स और मेसॉन्स ये है क्या, ये सब जो है ना एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, इसको हम लोग जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चल ये तो हम लोग देख लिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, और इसी को दर्शाने के लिए जो है ना कूलम्ब्स लॉ जो है ना दिया गया था। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फेनोमेना जो होता है चार्ज का मोशन के कारण होता है, और जब चार्ज मोशन में आएगा तो उसके इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगा। तो वही वो दोनों को कंबाइन करके, तो यहाँ ये कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर से जो है ना चार्ज मोशन में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज के मोशन के आने के कारण जो है ना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फेनोमेना दोनों होगा। तो जिस फोर्स के कारण हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स which produce the electric and magnetic phenomena due to the motion of charge, that is called क्या, electromagnetic force। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी को दर्शाने के लिए जो है ना कूलम्ब्स साहब ने एक जो है ना लॉज दिए, कूलम्ब्स लॉ अपने ही नाम से दिए थे। उन्होंने ये बोला था कि मान लीजिए अगर 2 पॉइंट चार्जेस है कुछ डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस को r मान लिया, पॉइंट चार्जेस एक Q1 है और एक Q2। उन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई 2 पॉइंट चार्जेस है r डिस्टेंस पे, तो उन्होंने बोला कि जो फोर्स लगेगा ये दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 और चार्ज 2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का।
ठीक है, देखिए उन्होंने ये बोला कि चार्ज 1 और चार्ज 2 का जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, एक वैल्यू के आएगा, जहां k का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नॉट जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर यहाँ नॉट लग गया तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगा, अगर नॉट नहीं लगा तो उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। एप्सिलॉन नॉट लग गया तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, नॉट नहीं लगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चल हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -90 कूलम। ठीक है, जहां कि हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इसका मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों का चेंज करते रहता है, पॉजिटिव का अलग नेगेटिव का अलग। तो इसीलिए ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है ना किसके बराबर होता है, एनी के बराबर। याद ये रखना है कि चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके। और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है किसके बराबर होता है, एनी के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग चार्ज को क्या बोलते हैं कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है कि देखिए अगर एक ही रहता, चेंज नहीं करता, प्लस माइनस ही चेंज नहीं करता, तो इसका जो है ये क्वांटाइज्ड नेचर का नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्लस वाला भी है चार्ज, माइनस वाला भी चार्ज है, तो इसका मैग्नीट्यूड एनी के बराबर है। यानी कि यहाँ एन जो डिनोट करेगा नंबर ऑफ इंटीजर, जितना नंबर ऑफ इंटीजर हो, और ये मतलब थे इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण जो है ना चार्ज क्वांटाइज्ड हो गया। अगर इस तरह का प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहता तो चार्ज क्वांटाइज्ड नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर देखना है ये है कि जैसे हम लोग देखे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो होता है, फील्ड पार्टिकल जो होता है, ग्रेविट्रॉन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो है ना जो फील्ड पार्टिकल होता है वो फोटॉन होता है। ठीक है, याद ये रखना होगा कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये चीज याद रखना होगा कि ये जो होता है फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 36 टाइम जो है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किससे? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से। जबकि आप देखे थे कि न्यूक्लियर फोर्स जो था, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो 10 के पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है वो 10 के पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। कहता है कि वह फोर्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो है न्यूक्लियस में बांध के रखे रहता है, उसको, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या इसको बाइंडिंग फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं।
ठीक है, यानी कि वो फोर्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो है न्यूक्लियस में बांध के रखता है, एक साथ रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। याद ये रखना होगा, ये फोर्स 1 फर्मी पे अगर रखते हैं, 1 फर्मी मतलब 10 के पावर -50, अगर दोनों का बीच का सेपरेशन अगर डिस्टेंस 1 फर्मी होता है तो ये 10 टाइम्स जो है ना स्ट्रॉन्गर होगा। बट अगर इसको कम कर देते हैं तो ये जो है ना न्यूक्लियर फोर्स धीरे धीरे जो है ना कम होने लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहां हम लोग देखे जो वीक न्यूक्लियर फोर्स को जो है ना कम से कम जो है ना इतना डिस्टेंस चाहिए लगने के लिए, लेकिन इसको कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए, 10 के पावर -50, यानी कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, जितना पावर नेगेटिव में उतना छोटा, यानी कि 1 फर्मी दीजिएगा डिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन जैसे ही कम कर दीजिएगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। याद ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 38 टाइम जो है ना स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अगर बात करें तो देखिए 10 के पावर 25 था कौन, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए ये था अगर 1, ये कितना था फोर्स 10 के पावर 25, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10 के पावर 36 और ये कितना था 10 के पावर 30 है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, वही, अगर देखिए ये दोनों में से सबसे ज्यादा कौन है, तो इसको देख लीजिए, सबसे ये 38 है, ये 25 है, तो कितना ज्यादा 10 के पावर 13 टाइम्स जो है ना स्ट्रॉन्गर है, किससे, फोर्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स से जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 के पावर 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। वही बात करें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जो है 10 के पावर 2 टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर रेशियो पूछे तो रेशियो आप बता सकते हैं इस तरह से फोर्सेस के बीच में। ठीक है,